नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने संभाला पदभार। संगठन की मजबूती पर फोकस करने की कही बात। 2027 के लिए रणनीति पर मंथन। देहरादून में बन रही ग्रीन बिल्डिंग को लेकर विवाद। परियोजना में देरी पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने उठाए सवाल। मनमानी पर कार्यदायी संस्था को लगाई गई फटकार। और मुनि की रेती में शराब के ठेके के विरोध में आवरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारी। शराब की दुकान को हटाने की मांग पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। आंदोलन जारी रखने की दी है चेतावनी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कर लेते हैं उत्तराखंड कांग्रेस की। रविवार को उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर राजधानी देहरादून स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश कार्यालय खचाखच भरा नजर आया। वहीं इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का भी भव्य स्वागत किया। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि पार्टी 2027 के लिए तैयार है। अंतर्कलह को मिटाकर कांग्रेस का फोकस चुनाव पर होगा। राज्य के तमाम आंदोलनकारियों के सामने नतमस्तक होता हूं। और आपने जो प्रश्न किया कि ये जो सैलाब है, ये जो जोश है, इसका क्या कारण है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राज्य की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को उखाड़ फेंकना है। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने 2027 के चुनाव को देखते हुए जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम पूरी निष्ठा के साथ करने का काम करेंगे। आज जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो आपके सामने है। इस सरकार में हर वर्ग सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। कि मैं पहले चतुर्भुज नेतृत्व की बात करता था, आज मुझे बेहद खुशी है। अब ये नेतृत्व हमारा पंचमुखी, 5 पांडव, जहाँ 5 पांडव वहीं जी, और पंचमुखी रुद्राक्ष, शत्रुनाशक, विरोधियों का नाश करने वाला पंचमुखी रुद्राक्ष। आज जिस तरह पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि हमने किसी को नहीं बुलाया। शुभ प्रेरणा से जौली ग्रांड से लेकर और आज कांग्रेस भवन तक अगर आप देखेंगे, जिस तरह जन सैलाब उमड़ा है, महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग, और कोई जिला नहीं छूटा है। पिथौरागढ़ से लेकर जसपुर तक और मंगलौर से लेकर पूरे धारचूला तक, सब लोग जिस तरह लोगों ने सहभागिता की है। राजधानी देहरादून में बन रही ग्रीन बिल्डिंग विवादों के घेरे में आ गई है। इसकी वजह कभी निर्माण कार्यों में देरी तो कभी अनियमितताएं, जिसे लेकर ग्रीन बिल्डिंग राजनीतिक बहस का अड्डा भी बन गई है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता तक इस प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दून में बन रही ग्रीन बिल्डिंग को लेकर विवाद। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने उठाए सवाल। मनमानी पर कार्यदायी संस्था को लगाई गई फटकार, मगर परियोजना की प्रगति में नहीं हुआ सुधार। राजधानी देहरादून में बन रही प्रदेश की पहली ग्रीन बिल्डिंग को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। निर्माण कार्य में देरी और विभागीय दंडात्मक कार्रवाइयों के चलते ग्रीन बिल्डिंग राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा भी इस प्रोजेक्ट की प्रगति पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल देहरादून के पुराने रोडवेज डिपो की जमीन पर बन रही ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण अक्टूबर में पूरा होना था। 206 करोड़ रुपए की लागत से बन रही ग्रीन बिल्डिंग में एक ही छत के नीचे सभी विभागों को बैठने की सहूलियत देनी थी। त्रिवेंद्र सरकार की इस घोषणा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे बढ़ाने का काम किया। ग्रीन बिल्डिंग में 70% पैसा केंद्र सरकार का लगा, जबकि 30% पैसा राज्य सरकार का है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि करीब 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक बिल्डिंग साइट पर खुदाई का काम भी चल रहा है। हाल ही में खनन विभाग ने बिना अनुमति काम चलने के आरोप में एक मशीन को सीज कर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था, जिससे ये परियोजना फिर से सवालों के घेरे में आ गई। और अब इस प्रोजेक्ट को लेकर सियासत शुरू हो गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि केंद्र से जारी फंड निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार की वजह से अब वापस लौटने की कगार पर है। लोग तो ये कह रहे हैं कि इसमें जितना केंद्र से आ रहा है पैसा उसका 40% वापस जा रहा है। जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, जो एक्टर जुड़े हुए हैं ग्रीन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन आदि मैनेजमेंट से, उनका कहना है कि हम कहाँ कर रहे हैं, ये तो 40% वापस जा रहा है। अब ये राज्य सरकार जाने, केंद्र सरकार जाने क्या है, मगर जो भ्रष्टाचार के किस्से छप रहे हैं और समाचार पत्रों में भी अब आने लग गए हैं, वो बहुत चिंताजनक है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी प्रोजेक्ट में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि किसी भी परियोजना के शिलान्यास के साथ ही उसके पूरा होने की अंतिम तिथि तय होती है। अगर तय समय में कार्य पूरा नहीं होता तो कार्यदायी संस्था पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हमारा तो ये सोचना है कि हम जब कोई शिलान्यास करते हैं तो उसके लोकार्पण की भी तिथि तय होनी चाहिए, और अगर कोई एजेंसी अगर उस विश्वास पे खरी नहीं उतरती है, कोई कार्यदायी संस्था उस काम को समय पर नहीं करती है, तो उस पर पेनल्टी लगना ही चाहिए, क्योंकि जितना भी समय बढ़ता जाता है, अंतराल बढ़ता जाएगा, उतनी उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है, खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, और जो उसका लाभ जिन लोगों के लिए बनाया जा रहा है उन लोगों को भी उसका लाभ समय पर नहीं मिल पाता है। तो लाभ भी समय पर मिलना चाहिए। कोई निर्माण कार्य अगर कोई उसकी तिथि नियत होती है शुरुआत करने की, तो उसका लोकार्पण का भी सुनिश्चित होना चाहिए। बता दें कि जिलाधिकारी भी कार्यदायी संस्था को कई बार फटकार लगा चुके हैं, लेकिन कंपनी ग्रीन बिल्डिंग के कार्य में तेजी नहीं ला पा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से सीपीडब्ल्यूडी जिम्मेदार है। सीपीडब्ल्यूडी के साथ एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट का, और इसमें अगर जो भी टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स होंगे वो सीपीडब्ल्यूडी इज लायबल एंड इट विल बी हेल्ड टू अकाउंट। मई साल 2024 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। अभी तक करीब 30 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं, जिसमें सिर्फ 15% काम पूरा हुआ है। कार्यदायी संस्था लगातार निर्माण कार्यों में हीला हवाली दिखाती हुई नजर आ रही है, मगर हैरानी की बात ये है कि कंपनी को कई बार फटकार लगाने के बावजूद कार्यदायी संस्था अपनी मनमानी पर उतारू है। ऐसे में जरूरत है कार्यदायी संस्था के खिलाफ एक्शन लेने और जांच करने की। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। किच्चा चीनी मिल में साल 2025-26 पेराई सत्र का विधिवत शुभारंभ पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने किया। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने चीनी मिल की कन्वेंटर बेल्ट का बटन दबाकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया। बता दें कि कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और किच्चा विधायक तिलक राज बेहड़ को पहुंचना था, लेकिन व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए। ऐसे में विशेष मेहमानों की मौजूदगी में हवन यज्ञ किया गया। उधर किच्चा चीनी मिल के अधिशासी निदेशक एपी वाजपेयी ने बताया कि इस साल 36 लाख क्विंटल गन्ना पेराई सत्र का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, आज बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारी किच्चा चीनी मिल का शुभारंभ हो रहा है। मैं इसकी बधाई देता हूं, और आज एक और अच्छा दिन है, प्रेस दिवस भी है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे जो दायित्वधारी राज्य मंत्री के रूप में मनजीत सिंह जी हमारे गन्ना किसानों के पूरे प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं। आप हमारे अतिथि के रूप में आप भी मौजूद हैं। और आपको पता ही होगा कि इस बार चीनी मिल में लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च करके हम लोगों ने नई टरबाइन लगाई, और जो इसका सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम था उसको भी बदला है, लगभग 55 लाख रुपया खर्च। देखिए, किच्चा चीनी मिल बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुंचाती रहती है, एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है। और इस बार भी हम लोगों ने, क्योंकि हमारी जो क्षमता है प्रतिदिन करीब हमारा 40,000 कुंटल की क्षमता है, और हमने उम्मीद की है कि हमें केंद्र डिपार्टमेंट से अधिक सुरक्षण प्रस्ताव के तहत गन्ना मिले। अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि 40 लाख कुंटल तक अगर हमें गन्ना उपलब्ध होता है तो हमारी स्थिति और बेहतर हो सकती है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में छापेमार कार्रवाई के दौरान हुई नकली दस्तावेजों के खुलासे पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। बता दें कि जिलाधिकारी ने पिछले 5 सालों में सीएससी सेंटर में दस्तावेज की जांच के निर्देश दिए हैं। सभी एसडीएमओ को भी अपने अपने क्षेत्र में चल रहे सीएससी सेंटर की जांच के लिए कहा गया है। बता दें कि जिलाधिकारी ने साफ कर दिया है कि अगर किसी सरकारी दस्तावेज के साथ किसी भी सीएससी सेंटर में छेड़छाड़ की गई तो ना
सिर्फ सीएससी सेंटर बल्कि अधिकारी के खिलाफ भी एक्शन होगा। कल ये मामला प्रकाश में आया है कि हल्द्वानी परिक्षेत्र में किसी सीएससी सेंटर के जरिए ऐसे सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे कि किसी अन्य व्यक्ति के दस्तावेजों के आधार पर किसी दीगर व्यक्ति का सर्टिफिकेट जारी हो रहा था। तो ये गंभीर मामला है और इस घटना का संज्ञान लेते हुए सभी परगना अधिकारियों को कहा गया है कि सीएससी सेंटर के जरिए विगत 5 वर्षों में जितने भी सर्टिफिकेट्स जारी हुए हैं, खासतौर पे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, तो उन सर्टिफिकेट्स का स्क्रूटनी करेंगे वो गहनता से, और जहाँ पर भी ऐसा मामला प्रकाश में आता है तो पहला स्टेप ये लेंगे कि उस सर्टिफिकेट को निरस्त करने के लिए जो कार्रवाई होगी वो तुरंत स्टार्ट करेंगे। नरेंद्रनगर के मुनि की रेती में शराब के ठेके को हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोग आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि धार्मिक महत्व वाले इस क्षेत्र में शराब बिक्री के विरोध में आंदोलनकारी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आमरण अनशन पर बैठने वालों का स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देकर जहां पुलिस उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आंदोलनकारियों का आमरण अनशन लगातार जारी है। आपको बता दें कई अन्य लोग यहां आकर आमरण अनशन कर रहे हैं और आंदोलनकारियों की एक ही मांग है कि शराब के ठेकों को हटाया जाए। देखिए, मैं पहले भी 4 दिन यहाँ भूख हड़ताल में बैठा, 27 तारीख से 30 तारीख तक, और आज से फिर से हमने 15 दिन के बाद भूख हड़ताल शुरू कर दिया। और अब तो ये भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक ये शराब की भट्टी यहाँ से हट नहीं जाती है। चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों को क्यों ना त्यागना पड़े, हम त्यागेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से ये शराब की भट्टी हटानी है। और ये मतलब मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से जो हमारे कैबिनेट मंत्री है सुबोध उनियाल जी, अभी तक सुध नहीं ली उन्होंने, और आज नशा मुक्ति रैली निकाल रहे हैं। मैं मेरा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सुबोध उनियाल जी यहाँ पर भी आइए, हम भी आपका स्वागत करेंगे, हम कोई विरोध करने नहीं बैठे यहाँ पे। जसपुर में मिनी स्टेडियम को लेकर मामला लगातार गर्माता जा रहा है। करणपुर में मिनी स्टेडियम की घोषणा और करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होने का दावा अब सवालों के घेरे में आ गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने कहा है कि स्टेडियम के लिए ना कोई सरकारी नोटिफिकेशन जारी हुआ, ना बजट दिया गया, फिर भी खर्च कहां से हुआ, ये संदेह के घेरे में है। एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की परिकल्पना में रहता है कि मिनी स्टेडियम खुले, और मिनी स्टेडियम को मनोज पाल जी जब जिले में महामंत्री थे तो हम सबने मिलकर, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर वो प्रयास किया था बहुत जोर शोर से। मनरेगा के माध्यम से मिनी स्टेडियम बनाने का पैसा भी स्वीकृत करा दिया था। करणपुर के अंदर मिनी स्टेडियम स्वीकृति की अप्रूवल हुई थी, लेकिन वो चूंकि दूर हो गया था इसलिए वो रुक गया प्रोसेस, कि भाई काफी दूर है जसपुर से। इस कारण से देखिए, जो विषय वर्तमान में चल रहा है उसमें बहुत स्पष्ट बात है कि यदि वो मिनी स्टेडियम पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए लगे हैं, तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए किस विभाग के लगे हैं? अगर वो मिनी स्टेडियम है तो स्टेडियम बनता है खेलकूद विभाग के माध्यम से, तो खेलकूद विभाग के माध्यम से यदि मिनी स्टेडियम बनेगा तो खेलकूद विभाग को 1 करोड़ 60 लाख रुपए शासन से मिलने चाहिए। नरेंद्रनगर पाटीडोगी क्षेत्र की 23 से ज्यादा ग्राम पंचायतों की लाइफलाइन माने जाने वाली कडियाला पाव देवी लिंक रोड अब स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। कडियाला से आगे करीब 3 किलोमीटर तक ये सड़क रेलवे के भारी वाहनों के चलते बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सड़क का डामरीकरण उखड़ चुका है, इसके कारण आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसकी सूद कोई लेने वाला नहीं है। वास्तव में इतनी बुरी दुर्दशा हो रखी है रास्ते की कि कई आए दिन वहाँ पे स्कूटियाँ गिर जाती हैं, बाइकें गिर जाती हैं, खतरा लगातार बना हुआ है। मोदी जी ने इतना बड़ा केंद्रीय प्रोजेक्ट चला रखा है, लेकिन उस केंद्रीय प्रोजेक्ट के तहत हमारे क्षेत्र में जल के स्रोत सूख रहे, रास्ते खराब हो रहे, रोडें खराब हो रही हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे लोग भी जागरूक नहीं है, उनको आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ को लेकर के, और अगर आवाज़ उठाते भी हैं तो ये अधिकारी कुछ काम नहीं करते हैं। रुड़की के मंगलौर में गुड़ व्यापारियों ने अपने कारोबार को लेकर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि क्षेत्र में मौजूद कोल्हू तैयार गुड़ को बाहर के व्यापारियों को बेच रहे हैं और इसका असर उनके व्यापार पर पड़ रहा है। ऐसे में अब गुड़ व्यापारियों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने समाधान का आश्वासन दिया है। इसके बारे में मुझे भी संज्ञान में उन्होंने ज्ञापन भी दिया था। इसी दौरान मैंने सचिव साहब को भी यही कहा कि पिछले साल के दौरान कितना भी चालान किया हमने बाहर, किसी भी व्यक्ति गुड़ से
अपना मार्केटिंग करके भेज रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई चल रहा है रोड टैक्स के अंदर, और इसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। और टीम में भी इन्होंने पीआरडी से भी लगा के ज्यादा सख्त कार्रवाई किया है, ताकि पूरा का पूरा कितना भी गुड़ है वो अपना मंडी से ही व्यापार करे। रुद्रपुर के ग्राम दुर्गा कॉलोनी के पास आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 2 घरों की तलाशी की और इस दौरान कच्ची शराब को बरामद किया। मामले का खुलासा करते हुए आबकारी निरीक्षक महेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि पहली अभियुक्त के घर से करीब 84 पाउच कच्ची शराब को बरामद किया गया है, जबकि दूसरे अभियुक्त के घर से 50 पाउच कच्ची शराब बरामद की गई है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में पूछताछ की जा रही है। आबकारी विभाग ने जब ये अतिक्रमण की कार्रवाई यहाँ से चालू हुई थी हमारे ट्रांजिट कैंप से, उसके बाद से लगातार इस पर जो है एक रणनीतिक रूप से कार्रवाई चालू करी है। आज के क्रम में हमने एक वीडियो वायरल हो रही थी, इसमें एक बच्चा फुलसुंगा में बेच रहा था शराब, तो हमने उस अड्डे पे छापा मारा है और एक विनोद कुमार का आदमी हमें मिला है उस अड्डे से, जिसमें 50 पाउच उसके पास से हमें मिले हैं। इसके बाद टीम ने जो है भुरारानी से भी कुछ शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी, भुरारानी गांव की तरफ से। तो एक सुनीता और सुनैना, वहाँ 2 ऐसे नाम हैं जो कि ज़्यादा ये बड़ी मात्रा में करते हैं, तो इनके यहाँ भी हमने छापामारी की है। उधर लक्सर में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लक्सर रेलवे स्टेशन के पीछे बने एक खंडहर से चोरी की 8 बाइकों को बरामद किया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात शेखर चंद सोयाल ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले ही चोरी और मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी चोरी की बाइकों को सस्ते दामों में बेच रहे थे। आज वर्कआउट यहाँ थाना लक्सर में हुआ है। इसमें 2 चोर कल हमारी टीम ने पकड़े, जिसमें एक का नाम मुराद है जो थाना पथरी क्षेत्र का रहने वाला है और दूसरा अमित है जो थाना लक्सर क्षेत्र का ही रहने वाला है। उनकी निशानदेही पर उन्होंने जो बाइकें चोरी करके छुपाई थी, 8 बाइकें, 5 बाइकें वो हैं जो थाना लक्सर में पिछले 2-2.5 महीनों में लॉज्ड FIR में पंजीकृत हैं, और 3 बाइकें उसका हम अभी एक बार डिटेल पता करेंगे अपने जनपद से और नज़दीकी जो हमारा स्टेट है यूपी से, क्योंकि इनका कहना है कि जहां इनको मौका लगता है वहां से बाइकें चोरी करते हैं, किसी सुनसान जगह पे छुपाते हैं और उसके बाद जब मौका मिलता है उसको सस्ते रेट पे बेच देते हैं। वहीं रामनगर के बेलपड़ाव चौकी क्षेत्र हल्द्वानी रामनगर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 25 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 2 पेशेंट आए थे हमारे पास। एक तो ब्रो डैडी आए हैं जिसका नाम राशिद है, उसकी उम्र 25 साल है, एक्सीडेंट का गेबुआ में हुआ था। और एक पेशेंट है सलमान जिसके उल्टे पैर में चोट है, उसको एक्सरे के लिए भेज दिया गया है। अभी एक्सरे के बाद जो भी होगा फिर आगे एडमिट करेंगे, जो भी सर्जरी वगैरह होनी है उसकी यहीं पे हमारे हॉस्पिटल में हो जाएगी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने संभाला पदभार। संगठन की मजबूती पर फोकस करने की कही बात। 2027 के लिए रणनीति पर मंथन। देहरादून में बन रही ग्रीन बिल्डिंग को लेकर विवाद। परियोजना में देरी पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने उठाए सवाल। मनमानी पर कार्यदायी संस्था को लगाई गई फटकार। और मुनी की रेती में शराब के ठेके के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारी। शराब की दुकान को हटाने की मांग पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। आंदोलन जारी रखने की दी है चेतावनी।